हेलो दोस्तों। आजकल एक रील बहुत वायरल हो रही है जिसमें गाना बजता है इस तरीके से कि भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन सबकी बजा दूं बीन था दूंगा ढराटा रे घबरा जा अंबानी टाटा रे। देखो भाई, भोले बाबा छोटे मोटे काम नहीं करते। नोट छापने का काम इंडिया में करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो ही देश में मनी सप्लाई को मेजर करती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मनी सप्लाई। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इससे पहले की वीडियो मनी चैप्टर का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देख लीजिए। सेकंड पार्ट है मनी सप्लाई, शुरू कर रहे हैं। देखो भाई, पार्ट सेकंड है, चैप्टर का नाम है मनी। मनी, और आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, ये है हमारा टॉपिक, मनी सप्लाई। तो भाई पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन है क्या इसकी। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। मनी सप्लाई का मतलब यह होता है कि एक देश के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा घूम रहा है। काउंटिंग मतलब वो वैल्यू बताओ कितना पैसा घूम रहा है एक देश के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसे मनी सप्लाई बोलते हैं। डेफिनेशन करते हैं पहले, फिर इसको और समझेंगे। तो मनी सप्लाई इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, एट अ पर्टिकुलर point of time, at a particular point of time in an economy, तो भाई ये इसकी डेफिनेशन है। भाई हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ये इसकी बात है। देखो, इन एन इकोनॉमी का साफ साफ मतलब होता है एक देश। इन एन इकोनॉमी का मतलब भाई एक देश की बात कर रहे हैं, एक देश की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, इसका मतलब होता है वो संख्या बताओ कि कितना पैसा सर्कुलेट है देश के अंदर, कितना पैसा घूम रहा है। अमाउंट ऑफ मनी मतलब अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास वो पैसा होना चाहिए। अच्छा, पब्लिक के पास का मतलब है कि पब्लिक की जेब में हो, घर में हो। इसके अलावा पब्लिक का पैसा जो बैंक में भी है, सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है, वो पैसा भी मनी सप्लाई का पार्ट होता है। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि आज के दिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बेस पे करते हैं इसके फीचर। तो फीचर ऑफ मनी सप्लाई, फीचर्स ऑफ, भाई मनी सप्लाई को हम एमएस बोल रहे हैं। एमएस धोनी नहीं, मनी सप्लाई। तो पहला फीचर ये है कि इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। भाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई नापी जा रही है, इसलिए एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, इट इंक्लूड्स मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर इसमें इंक्लूड होता है। दैट इज इंडिविजुअल एंड फर्म। यानी कि मनी सप्लाई के अंदर केवल वो पैसा ही आता है जो इंडिविजुअल के पास होता है, हम और आपके पास होता है क्योंकि हम पैसे का यूज करते हैं, या जो फर्म भी तो पैसे का यूज करती है, भाई बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है। तो इंडिविजुअल फर्म को बोलते हैं मनी यूजिंग सेक्टर, और उनके पास जो पैसा होता है उसे ही बोलते हैं मनी सप्लाई। अच्छा, इसमें क्या नहीं आता उसके बाद हम चर्चा करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, दैट इज
दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, एंड बैंकिंग, दिख रहा होगा पूरा, यस, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। देखो कितनी सिंपल सी बात इसने बोली है। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, गवर्नमेंट का खुद का पैसा, और बैंकिंग सिस्टम के पास जो उनका खुद का पैसा होता है। भाई बैंकिंग के पास, बैंकों के पास तो अपना खुद का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा नहीं, बैंकों का खुद का पैसा। वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है गवर्नमेंट और बैंक, इसलिए इनका पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो ये 3 फीचर है मनी सप्लाई के, ये डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे कि मनी सप्लाई को नापता कौन है, कौन है वो जो मनी सप्लाई को नापता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आपने लिख ही लिया होगा ये। चलिए ये मनी सप्लाई हमने कर लिया। एक देश के अंदर कितना पैसा सर्कुलेशन में है, इस वक्त कितना पैसा देश के अंदर घूम रहा है, सर्कुलेशन में है, इसे मनी सप्लाई बोलते हैं। तो भाई कौन मेजर करता मनी सप्लाई को? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ एमएस, हम एमएस ही बोलेंगे, एमएस मतलब मनी सप्लाई। तो अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मनी सप्लाई को कौन नापता है? आरबीआई। छापता भी मनी, मतलब मनी को छापता भी आरबीआई है, और देश में कितना मनी घूम रहा है, सर्कुलेशन में है, उसे कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा। उसी के पास तो सारे डेटा, सारा रिकॉर्ड होता है आरबीआई के पास, तो वही तो बताएगा कि कितना पैसा घूम रहा है देश के अंदर। आरबीआई मेजर्स द मनी सप्लाई। तो हम यहां लिखेंगे आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मेजर्स द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है भाई। आरबीआई मनी सप्लाई को मेजर करता है, ये काम इनका है। अच्छा, इसके लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करता है? 4 मेथड होते हैं भाई इसके, 4 मेथड्स टू मेजर एमएस। तो M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है। M1, M2, M3, M4, और हमारे सिलेबस में केवल M1 आ रहा है, M1। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ M1 पढ़ेंगे। तो भाई M1 में क्या आता है, चलिए चर्चा करते हैं। तो M1 में क्या आता है, यहां हम लिख देते हैं M1 के अंदर भाई आता है कि सबसे पहले 3 पॉइंट आते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट यह है कि जनता के पास कितना पैसा है, जनता के घरों में, जनता के पॉकेट में कितना पैसा है इस वक्त, वो आएगा M1 के अंदर, यानी कि करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक। पहला पॉइंट ये हो गया, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। पहला पॉइंट ये हो गया। प्लस इसमें एक चीज और आती है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। अभी इसको समझेंगे क्या है ये। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, विद कमर्शियल बैंक। अभी समझेंगे क्या चीज है ये भाई। ये विद लिखा है, WITH, विद कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है भाई, ये 3 चीज आती है M1 के अंदर। इन तीनों को मिलाने से बनता है हमारा M1। अब सवाल उठता है कि है क्या, तीनों चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। अभी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जनता के पास कितना पैसा, उनके घरों में, उनके पॉकेट्स में, अलमारी में कितना पैसा रखा हुआ है, गद्दे के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है, महिलाओं के रसोई में कितना पैसा रखा हुआ है डिब्बों के अंदर, वो सब है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है जी। लेकिन जनता अपना सारा पैसा घर में तो रखती नहीं है। जनता अपना बहुत सारा पैसा जो वो बाद में यूज करेगी वो बैंकों में जमा करके रखती है, सेविंग अकाउंट में, या फिर अगर फर्म है तो करंट अकाउंट खुलवाएगी वो। तो जनता का पैसा जो बैंकों में रखा होता है 2 अकाउंट में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वो होता है डिमांड डिपॉजिट।
क्या होता है, वो डिमांड डिपॉजिट होता है विद कमर्शियल बैंक। ध्यान रहे, ये कमर्शियल बैंक का खुद का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है जो कमर्शियल बैंक में जमा है। कमर्शियल बैंक बता दो बहुत सिंपल, कोई भी बैंक कमर्शियल बैंक है, आरबीआई को छोड़ के। आरबीआई को छोड़ के जो भी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, कमर्शियल बैंक होता है। फाइन, दैट्स ग्रेट। चलिए जी, लेकिन अब इसमें एक चीज समझानी पड़ेगी कि यहां पे जो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है, उसके अंदर दो अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट आता है इसके अंदर, और करंट अकाउंट इसके अंदर आता है, करंट अकाउंट। ठीक है भाई, जब हम बैंकिंग चैप्टर करेंगे तो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि सेविंग अकाउंट नॉर्मल इंसान इंडिविजुअल खुलवाता है और करंट अकाउंट कंपनी फर्म खुलवाती है। ठीक है, तो इन दो अकाउंट का जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक वाला। ओके, दैट्स ग्रेट। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये है थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला। मामला ये है कि ये दो चीज तो समझ में आती, जनता का पैसा है, ये दो चीज तो जनता का पैसा है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में पता नहीं क्या इन्होंने किया है, ये किया है कि विदेशी कंपनियों का पैसा जो आरबीआई के पास रखा है वो इसके अंदर आता है, विदेशी सरकार का पैसा जो आरबीआई के पास रखा है वो इस हेडिंग के अंदर आता है। इसके अलावा भारत के नबार्ड, नबार्ड एक बैंक है, जब हम रूरल डेवलपमेंट चैप्टर करेंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नबार्ड का पैसा जो है वो जो आरबीआई के पास रखा है वो आता है, इसके अंदर वो चीजें आती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, लिख देते हैं भाई, लिखना इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड्स मनी ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, नबार्ड, NABARD, फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बैंक होता है, नबार्ड बोलते हैं इसको। ओके फाइन, तो ये आता है आरबीआई के अंदर। अच्छा, M1 का सबसे बड़ा, ये दो पार्ट सबसे बड़ा होता है, ये एक छोटा सा नेग्लिजिबल पार्ट है, हल्का सा, इसका कोई खास महत्व होता नहीं है। तो 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, बस ये हो गया, सिंपल सी बात है ना। लेकिन M1 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है M1 कि M1 के बारे में कहा जाता है, फीचर अगर इसके हम करें, फीचर्स ऑफ M1 के अगर हम फीचर्स करें तो भाई सबसे पहली बात, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है। मोस्ट लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड। चलो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं इसको, M1 के फीचर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला फीचर हो गया कि ये बहुत बेसिक है, मोस्ट लिक्विड। अच्छा, समझ रहे हैं लिक्विड का मतलब क्या है? यहां पे लिक्विड का मतलब द्रव्य, पेय पदार्थ से नहीं है। यहां पे लिक्विड का मतलब है कितनी जल्दी आप मनी में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो, वो है। देखो, जैसे डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक का मतलब आपका पैसा जो कमर्शियल बैंक में जमा है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में, इन दोनों ही को आप तुरंत बैंक से निकलवा सकते हो। जाओगे, चेक डिपॉजिट करोगे, पैसा मिल जाएगा। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विड, कितनी जल्दी पैसा आपके हाथ में आ रहा है, लिक्विडिटी। फाइन, तो ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। दूसरा पॉइंट इसका जो बनता है M1, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अलावा भी हम पैसा और जगह भी डिपॉजिट करते हैं। वो M2, M3, M4 के अंदर आता है। वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। पोस्ट ऑफिस, डाकिया डाक लाया, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी जनता अपना पैसा जमा कराती है, लेकिन वो M1 में नहीं आएगा, वो M2, M3, M4 में से आता है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसलिए ये नैरो कॉन्सेप्ट है। और एक तीसरा पॉइंट, इसे ट्रांजैक्शनल मनी भी बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल मनी भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि M1 का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, लेन देन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। यस नो, ट्रांजैक्शनल M1 होता है। फाइन, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपको देना है तो सजेशन भी दे सकते हैं। ये हमने M1 यहां कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। तो ये मेजर्स हो गया, कैसे मेजर करते हैं। अब हम आगे करेंगे चैप्टर के आगे। फॉर्म्स ऑफ मनी एक टॉपिक आता है, उसे हम अभी करेंगे। वो क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। मेजरमेंट ऑफ मनी हमने कर लिया है, सॉरी मनी सप्लाई हमने कर लिया है। चलिए भाई, तो अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। टॉपिक आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के क्या क्या फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक होता है आपका फिएट मनी। फिएट मनी, पहला पॉइंट है आपका फिएट मनी। देखो भाई, फिएट जो वर्ड है फिएट, इसका मतलब ही होता है ऑर्डर। यानी कि ऐसा पैसा, मतलब ऐसा मनी जो सरकार के ऑर्डर से चलता है, सरकार की अथॉरिटी से चलता है। सरकार ने ऑर्डर दिया है कि आपको यह पैसा मानना पड़ेगा। जनता सुन लो, जनता, आपको यह पैसा मानना पड़ेगा और जनता को मानना पड़ेगा। तो फिएट मनी, इट रेफर्स टू द मनी, इट रेफर्स टू द मनी विच इज ऑर्डर्ड या विच इज इश्यूड, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। रेफर टू मनी विच इज इश्यूड बाय ऑर्डर / अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के ऑर्डर से जो पैसा बन रहा है, जो पैसा चल रहा है, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। सरकार ने जो ऑर्डर दिया है कि भाई इसको पैसा मानना पड़ेगा, वो पैसा है, ठीक है। और फिएट मनी को कोई मना नहीं कर सकता लेने से। पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहां लिखना पड़ेगा पीपल आर लीगली बाउंड, पीपल आर legally bound to accept fiat money, ठीक है भाई। लीगली बाउंड होता है, इसी को हम ना लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी। ओके फाइन। तो पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट फिएट मनी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। फिएट मनी, लीगल टेंडर मनी एक ही बात है। ओके, दैट्स नाइस। इसमें क्या क्या आता है भाई, करेंसी आते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जांपल करेंसी नोट जो होते हैं हमारे, करेंसी नोट जो होते हैं 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 200 का, 100 का, वो होते हैं हमारे क्या, फिएट मनी। ये एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसे बोलते हैं फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी, ये आपका दूसरा पॉइंट है। यस, ये जो फिडुशियरी मनी है ना, ये चलता है लेने वाले और देने वाले के बीच में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की वजह से वो चलता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द मनी विच इज मतलब ऐसा पैसा जो ट्रस्ट की वजह से चल रहा है, सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ट्रस्ट बिटवीन दिस मनी इज इन सर्कुलेशन because of the trust। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भैया, ट्रस्ट, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, ठीक है जी।
हाँ भाई ये बात है, पेयर और पेई के बीच में जो ट्रस्ट है उसकी वजह से ये मनी चलता है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल चेक, फॉर एग्जांपल चेक, चेक जो हम चेक काट के देते हैं ना, ये लो जी, ये हमारे नाम का चेक, चेक काट के दिया, साइन करके दिया, लो जी अमाउंट खुद भर लेना। फिल्मों में होता है अमाउंट खुद भर लेना, हम खुद अमाउंट भर के दे रहे हैं। जो चेक जो हम काट के दे रहे हैं वो ट्रस्ट है बिटवीन पेयर एंड पे, एंड दैट चेक इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा, दो हो गया, फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। अब हम करेंगे फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो इसको मिटा देते हैं। फुल बॉडीड मनी करेंगे और क्रेडिट मनी करेंगे। पहले फुल बॉडीड मनी करते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी का तीसरा पार्ट, तीसरा पॉइंट इसका जो बनता है वो बनता है फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। ठीक है भाई, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है फुल बॉडीड मनी। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, देखो जी, ये है 5 रुपए का सिक्का, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, 5 रुपए लिखा हुआ है, 5 रुपए का सिक्का है। अब जो सिक्का है ना, इसके ऊपर लिखा है 5 रुपए, लेकिन ये जो कमोडिटी है, जिस चीज से ये बना है, निकल हो या पता नहीं क्या, किस चीज से बना, ये निकल ही होता है मेनली, तो ये जो जिस चीज से बना है उसकी वैल्यू कितनी है? अगर इस 5 रुपए को मैं पिघला दूं, अगर इस 5 रुपए को मैं पिघला दूं तो ये कितने में बिकेगा? ये जो इसकी जो कमोडिटी है, जिस वस्तु से मिलकर बना है, उसकी वैल्यू कितनी है? यस नो? तो आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं कि हर सिक्के की दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 रुपए, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, और एक है जिस कमोडिटी का ये बना है उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है, उसे बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो फुल बॉडीड मनी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है वो बराबर है उसकी कमोडिटी वैल्यू के, कमोडिटी वैल्यू के। है ना बहुत इंटरेस्टिंग? मतलब ये कि जो सिक्का है इस पे 5 रुपए लिखा है, इसकी फेस वैल्यू है, और अगर मैं इसको पिघला दूं और उसको फिर बेचूं तो जो आइटम है, जो निकल है, जिस चीज का ये बना है, ये भी 5 रुपए का ही बिकेगा। ये इसका मतलब है, कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू बराबर है। ऐसे सिक्का नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा मैंने आपको अजम्पशन लेके बताया था, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये सिक्के इंडिया में अब नहीं चलते। पहले जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तब उन्होंने 1 रुपए का सिल्वर का कॉइन चलाया था, उसकी वैल्यू, उसकी जो फेस वैल्यू थी वो उसकी कम्युनिटी वैल्यू के बराबर थी। पहले के जमाने में ऐसा होता था। ठीक है भाई, चलिए जी, अब एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको यहां पे, कि जो फेस वैल्यू होती है उसे बोलते हैं मनी वैल्यू। क्या बोलते हैं? मनी वैल्यू। और जो कम्युनिटी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू। मनी वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे सिक्के भारत में अब नहीं चलते। ब्रिटिश एरा में 1 रुपए का सिल्वर कॉइन ऐसे चलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लिखें हम, फॉर एग्जाम्पल ओहो क्या हो गया इसको, दोबारा लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एरा में 1 रुपी का सिल्वर कॉइन, 1 रुपी सिल्वर कॉइन। ठीक है जी, ये इसका एग्जाम्पल है। ये कॉइन्स, ठीक है, मेनली कॉइन्स के मामले ऐसा है भाई। तो अगर आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, थोड़ा और इसको डिटेल में समझा देंगे। अब चौथा जो मनी है उसे बोलते हैं क्रेडिट मनी, उसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। ये इसमें क्या होता है, ये जो आजकल के जो नोट हम देखते हैं, 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, जो करेंसी नोट होते हैं वो क्रेडिट मनी होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनकी कमोडिटी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, पेपर ही तो है, जस्ट एक पेपर ही तो है। उस पर जो लिखा है वो लिखा है 500 रुपए, तो जो फेस वैल्यू है 500 रुपए वो ज्यादा है,
और अगर 500 को मिटा दो तो उस पेपर की वैल्यू कितनी रह जाएगी? कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो उसकी कमोडिटी वैल्यू लगभग ना के बराबर है। तो क्रेडिट मनी में क्या होता है कि भैया जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू होती है कम। कमोडिटी वैल्यू होती है उसकी कम। ये मनी वैल्यू बोल सकते हैं, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, ऑल द करेंसी नोट। फॉर एग्जाम्पल all the currency note, all the currency note, जो भी करेंसी नोट है हमारे, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे क्रेडिट मनी होते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जहां तक मामला हो गया है। अब हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई पावर्ड मनी। कई बार पूछा गया है, सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया है, प्री बोर्ड में पूछा गया है, और बहुत लोग इसको पूछते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और हाई पावर्ड मनी करते हैं। हाई पावर्ड मनी, क्या बात है जी। टॉपिक में लाल मार्कर से लिखूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। ठीक है भाई, इसको समझते क्या ये। तो भाई इसमें क्या इंक्लूड होता है? इट इज अ सम टोटल ऑफ, तो इट इज द सम, अबे क्या लिख दिया ये, इट इज द सम टोटल ऑफ। भाई दो चीज इसके अंदर आती है, हाई पावर्ड मनी के अंदर दो चीज आती है। एक आती है करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये जो करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक है, इसका मतलब ये भी है कि पब्लिक का वो पैसा जो बैंकों में जमा है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। समझ रहे हो? यानी कि जो पैसा घर में रखा है वो तो ये है, लेकिन पब्लिक का वो पैसा जो बैंकों में जमा है वो भी इसी के अंदर आता है। तो इसको हम कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। ये पैसा यानी कि पब्लिक का पैसा, चाहे वो उनके पास रखा हो, घर में रखा हो, या वो पैसा उनका बैंक में रखा हो, वो आएगा पहले पॉइंट के अंदर। दूसरे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहा है कि बैंकों का खुद का पैसा जो रिजर्व रखा है बैंकों के पास, रिजर्व जो बैंकों के पास पैसा रखा है वो भी हाई पावर्ड मनी के अंदर आता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैश रिजर्व्स ऑफ, कैश रिजर्व्स, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी इसके अंदर आता है, कमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है जी। अब कमर्शियल बैंक ना दो तरीके से अपना रिजर्व रखते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक अपने पास अपना रिजर्व रखते हैं, एक कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देते, भाई तुम रख लो, हमसे खो जाएगा, ये है वो हो जाएगा। लेकिन दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, यानी कि कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक का है वो इसके अंदर आएगा। दोनों को मिला के बनता है हाई पावर्ड मनी। आई होप यू गॉट दिस। इट इज वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, बार बार कह रहा हूं। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जनता का पैसा या जनता के पास जो खुद पैसा है वो, और कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये दोनों पॉइंट आता है हाई पावर्ड मनी के अंदर। इसीलिए ये ना मॉनेटरी बेस होता है इकोनॉमी का, इसको बेस मनी भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको बेस मनी। तो इट इज द हाई पावर्ड मनी की बात कर रहे हैं। हाई पावर्ड मनी इज द मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस, it is the monetary base of the economy, it is also called base money, it is also called base money, इसको बेस मनी भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया जी, तो सिंपल था, मॉनेटरी बेस या बेस मनी, बेस मनी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कई बार पूछता है ये तो बैंक मनी क्या होता है, बैंक मनी क्या होता है भाई, बैंक मनी बताओ। तो जनाब बैंक मनी बहुत सिंपल है। बैंक मनी का सिंपल सा मतलब है ये वाला पैसा, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक,
यानी कि जनता का पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास जमा है, जनता का पैसा। तो इसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। डन, खत्म हो गया जी। ठीक है, तो इसमें मेन आइटम ये वाला है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक मेन आइटम है, और इसमें ये दोनों चीज कॉमन है। डिमांड डिपॉजिट यहां पे भी हाई पावर्ड मनी में भी आता है, डिमांड डिपॉजिट बैंक मनी में भी आता है, बस ये चीज एक्स्ट्रा है जो हाई पावर्ड मनी के अंदर आती है। ठीक है भाई, तो जनाब यहां पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, मनी चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय।